वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज मेरी क्लास होगी आपकी गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में, और उसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है गेहूं का करनाल बंट रोग, यानी कि करनाल बंट डिजीज ऑफ व्हीट। व्हीट की फसल का एक प्रमुख रोग है करनाल बंट, जिसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये जो करनाल बंट बीमारी होती है ये गेहूं की एक प्रमुख बीमारी है, और इसको सबसे प्रथम जो है वो जो हरियाणा में करनाल स्थित है, पहले ये पंजाब में था, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे पहले करनाल नामक स्थान पे देखा गया था, जो कि पहले भी पंजाब में था और वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है, उसमें देखा गया था। इसीलिए इसका नाम जो है वो करनाल बंट पड़ गया, ठीक है। तो ये गेहूं की फसल की एक प्रमुख बीमारी की श्रेणी में आता है, और इसके द्वारा जो है वो गेहूं की जो बालियां हैं, ठीक है, वो जो है एक बंट के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, एक बंट के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे दाने कम लगते हैं और जो है गेहूं के उत्पादन में कमी आ जाती है, और गेहूं में काले चूर्ण जैसा पदार्थ जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसी बीमारी होती है। किसका सबसे पहले हम जानेंगे करनाल बंट का जो है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। करनाल बंट का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, तो करनाल बंट का जो है जो किंगडम है वो फंजाई है, डिवीजन इसका बेस्डोमाइकोटा है, और इसका क्लास जो है इग्जोबेस्डोमाइसिटीज है। इसका ऑर्डर जो है वो टाइलटेल्स होता है, फैमिली इसके टेटिलिएशी होती है, और जीनस इसका होता है टिलेटिया होता है, और स्पीसीज इसकी होती है टी इंडिका होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद और हम जानेंगे कि इसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यह रोग देश के 11 राज्यों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ भागों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों, उत्तरांचल के तराई क्षेत्र तथा जूनागढ़ जिले में पाया जाता है। मतलब बात करें कि जितने भी आपके गेहूं उत्पादक जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां भी गेहूं की खेती प्रमुख रूप से की जाती है वहां पर यह बीमारी प्रमुख रूप से देखी गई है, ठीक है। तो ये कई सारे राज्य हैं जहां पर ये प्रमुख रूप से ये रोग जो है वो पाया जाता है। तो इसको सर्वप्रथम जो है वो इसके नाम की बात की जाए तो इसका करनाल बंट किस प्रकार से पड़ा, तो इस बीमारी को सर्वप्रथम जो है वो पंजाब में पहले स्थित था। पंजाब के करनाल नामक स्थान पे खोजा गया था, जो कि आज हरियाणा में है, ठीक है। पहले हरियाणा अलग से राज्य नहीं था, पंजाब में ही था। तो पंजाब के करनाल नामक स्थान पे खोजा गया था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। इसीलिए इसका उस स्थान के नाम पे इसका करनाल बंट जो है वो पड़ा है, ठीक है। तो ये बीमारी प्रमुख बीमारी है, और इसके बारे में कुछ मेजर पॉइंट है कि करनाल बंट को गेहूं का कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं का कैंसर। क्योंकि कैंसर जो बीमारी होती है उसमें गांठें बनती हैं, ठीक है, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, गांठ टाइप बन जाती है शरीर में। तो उसी प्रकार से जो ये गेहूं का कैंसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि गेहूं की बालियों में जो है दाने एक जो है गांठ की तरीके से, दानों में जो बालियां होती हैं, बालियों में दानों की गांठें बन जाती हैं, ठीक है, जिससे कि दानों की संख्या घट जाती है, और धीरे धीरे वो जो है वो एक चूर्ण के रूप में, काले चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं दाने, जिससे कि उत्पादन में लॉस होता है और गेहूं की जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए इसको गेहूं का कैंसर जो है वो कहा जाता है। और ये जो सर्वप्रथम इस रोग को वर्ष 1931 ईस्वी में मित्रा, ठीक है, मित्रा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करनाल के उस समय पंजाब राज्य में देखा गया था, ठीक है। तो 1931 ईस्वी में मित्रा जो है वो प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको पंजाब के करनाल नामक स्थान पे जो है वो देखा था। इसके अलावा जिस कारण से इसे क्या कहा गया, करनाल बंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानता है? जिस कारण से इसे किस नाम से जानता है? करनाल बंट के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके बाद वर्ष 1968 ईस्वी में 1968 तक इसे गौड़ रोग समझा जाता था। यह हरियाणा में कदाचिन के रूप से मिलता था, परंतु वर्ष 1980 से 81 के मौसम में इसे रोग द्वारा
इसे रोग द्वारा पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक हानि हुई थी। ठीक है, तो 1968 ईस्वी तक इसे गौण रोग समझा जाता था, मतलब कि छोटा रोग समझा जाता था, और यह हरियाणा के कई सारे स्थानों पर मिलता है। लेकिन 1980 से 81 से मौसम में इस द्वारा रोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक था। ठीक है, तो मतलब ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम इसे हरियाणा में देखा गया। शुरुआत में तो हरियाणा पंजाब तक सीमित था, लेकिन बाद में ये जो है वो कुछ दिनों बाद लगभग कि 1980-81 में काफी मौसम में परिवर्तन कारण इस रोग को पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक इससे हानि हुई थी। मतलब कि अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव जो है वो हुआ था, खासकर उत्तर प्रदेश में। प्रायः यह रोग गेहूं की उपज को विशेष क्षति नहीं पहुंचाता, परंतु रोग उग्र होने पर रोगी दाने हल्के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया है कि ये रोग बहुत ज़्यादा हानि तो नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर ये बीमारी पौधों में अधिक फैल जाए, अधिक उग्र हो जाती है, तो गेहूं की गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है, मतलब कि इसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। गेहूं की जो गुणवत्ता है, जो गेहूं की क्वालिटी है, वो कम हो जाती है। जैसे कि दानों का हल्का हो जाना, दानों का जो वेट होता है वो कम हो जाता है, दाने दाग धब्बे हो जाते हैं, ये सारे लॉसेस इसके द्वारा देखे गए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ये जो है वो काफ़ी नुकसान कई सारी चीज़ों से, मतलब कि इससे कई सारे नुकसान जो है वो देखे गए हैं, मतलब कि गेहूं की मुख्य गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा सिम्टम्स की बात की जाए, लक्षण की बात की जाए, तो इस रोग के लक्षण उस समय प्रकट नहीं होते जब तक कि बालियों में दाने नहीं बन जाते हैं। एक मूढ़ स्टूल की सभी बालियों में संक्रमण नहीं होता, एक संक्रमित बाली में कुछ दाने ही बंट युक्त होते हैं। ठीक है, तो कहा जाए कि इस रोग के लक्षण उस समय तक प्रकट नहीं होते जब तक कि बालियों में दाने नहीं बन जाते, एक मूढ़ स्टूल की सभी बालियों में संक्रमण नहीं होता है, और एक संक्रमित बाली में कुछ दाने ही बंट युक्त होते हैं। तो इसके लक्षण की बात की जाए तो इसमें जो होता है कि एक बालियों में पूरी जो है जो बाल होती है गेहूं की, उसमें सारे दाने एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ दाने ऐसे होते हैं जो बंट युक्त हो जाते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी पौधे में है, पौधों में सारी बालियां रोग ग्रसित नहीं होती हैं, कुछ बालियों के कुछ दाने ही रोग ग्रसित जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, बंट युक्त जो है वो हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसके ऊपर एक पाउडर जम जाता है, ब्लैक कलर का चूड़ जो है वो जम जाता है। ठीक है, जिसे हम छूने पे चूड़ ये काल करके चूड़ जो है वो दानों से चूड़ जो है वो निकलता है। ठीक है, वो आपके फंगस के स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं जो निकलते हैं। ठीक है, तो बालियों में दाने नहीं बनते हैं, और किसी किसी रोग ग्रसित बालियों में दाने ही नहीं बनते हैं, जिससे उत्पादन जो है वो घट जाता है। इसके अलावा सामान्य रोग ग्रसित जो बाली में कुछ दाने आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से काले चूड़ित पुंजों में बदल जाते हैं, जो आरंभ में दाने की फलभिक्ति पेरिकॉर्प से ढके रहते हैं। बंट युक्त दाने बाली में बहुत अनियमित रूप से बिखरे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो सामान्य रोग ग्रसित बाली में कुछ दाने आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से काले चूड़ित पुंजों, ठीक है, में बदल जाते हैं, जो आरंभ में दाने की फलभित पेरिकार्प से ढके रहते हैं। बंट युक्त दाने बहुत अनियमित रूप से बिखरे होते हैं। मतलब एक चीज कहना है कि ये जो है वो काले चूर्ण से ढके हुए होते हैं दाने, जैसा कि आप देख रहे हैं काले चूड़ित पुंजों से में ये धीरे धीरे क्या होते हैं, पहले तो ये बंट युक्त हो जाते हैं, मतलब गांठ टाइप की दानों में बन जाती है, और फिर ये धीरे धीरे जो है वो काले चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, और बालियों में जो दाने होते हैं अनियमित होते हैं, मतलब कि कहीं बालियों में दाने लगते हैं, कहीं नहीं लगते हैं, तो ऐसा जो है वो देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, दानों की गुणवत्ता कम हो जाती है, दाने हल्के हो जाते हैं। ठीक है, और दाने जो है वो कम बनते हैं, तो उससे जो है वो उत्पादन भी घटता है। बहुत ज़्यादा तो लॉस इससे ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर ज़्यादा उग्र हो जाए, ज़्यादा फैल जाए ये बीमारी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली लॉस जो है वो हो जाता है किसान को। तो ये इसके कैरेक्टर्स होते हैं। अब देखने में हम इस प्रकार से इसका रोग चक्र हम देख सकते हैं कि इसका डिजीज साइकिल होता है कि ये देखिए दाने के पौधे हैं, और इससे इन्फेक्टेड करनाल स्मट, ये क्या है कि ये करनाल बन से इन्फेक्टेड है बीज, ये बीज इन्फेक्टेड है दाने का, और फिर इसमें जो है वो इस प्रकार से ये जो है वो इसके स्पोर्स होते हैं टेलियोस्पोर से, फिर ये जर्मिनेशन होता है फंगस का, फिर ये प्राइमरी स्पोरोडिया ग्रो होते हैं, फिर ये जो है इन्फेक्शन डाइकोरियोटिक हाइफी, ये हाइफी ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर ये डाइप्लोइड टेलियोस्पोर से जो है वो
डाइकैरियोटिक माइसीलियम ग्रो करते हैं। माइसीलियम ग्रो थ्रू द स्पाइक इनटू द वीट कर्नल, और फिर ये इसके जो है वो हेल्थी वीट हेड में आ जाते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि शुरुआत में इसके लक्षण बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। इसके लक्षण जो होते हैं शुरुआत में आप देख करके किसी पौधे में पहचान नहीं कर सकते हैं ये करनाल बंट के मतलब कि ग्रो ग्रसित पौधा है। शुरुआत में कोई भी इसकी बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। लक्षण कब प्रकट होते हैं? जब बालियां निकल आती हैं। बाल के निकलने के पश्चात ही करनाल बंट रोग के लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। कहाँ पर प्रकट होते हैं? बालियों में प्रकट होते हैं। किस प्रकार से प्रकट होते हैं? बंट युक्त प्रकट होते हैं। किसी पौधे की जो प्रत्येक बालियां होती हैं, मतलब किसी पौधे की जो है वो जो मुख्य बाली होती है उसके प्रत्येक दानों में मतलब कहीं कहीं दानों में अनियमित दाने निकले होते हैं, बंट युक्त होते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी जो है वो किसी भी खेत में सारे पौधों में ऐसा नहीं, किसी किसी पौधे में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर अधिक उग्र हो जाता है तो ये बीमारी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करती है किसी भी फसल को। तो इस प्रकार से इसके इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल ये होता है कि ये स्वस्थ पौधा है, स्वस्थ पौधे में किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। जब बालियां निकल आती हैं उसमें दाने बन जाते हैं तब इसके लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? दानों के साइड दाने बंट युक्त हो जाते हैं और फिर ये दाने अनियमित हो जाते हैं, अनियमित दाने निकलते हैं और बंट युक्त निकलते हैं। फिर ये इन्फेक्टेड ट्राइसिल जाता है और ये इस प्रकार से स्वस्थ पौधे में आ जाता है। तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र होता है और आप देखेंगे तो इस प्रकार से इनके लक्षण जो है वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बालियां हैं, रोग ग्रसित क्या है? ये इन्फेक्टेड बाली है। बालियों में देखिए जो है बाद में काले चूड़ जमा, तो शुरुआत में इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये दाने बंट युक्त दिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से खोखले दाने हो जाते हैं, दाने हल्के हो जाते हैं। इस प्रकार के दाने दिखते हैं, बंट युक्त दिखते हैं, काले धब्बे खोखले दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से कहीं कहीं जो है देखिए ये आपके बंट युक्त दिख रहे हैं, मतलब कि अनियमित दाने निकले हुए हैं और कहीं कहीं पर ये बंट युक्त काले धब्बों, काले चूर्ण रूपी धब्बों में परिवर्तित हो जाते हैं। और धीरे धीरे प्रभावित पौधे की पूरी जो बालियां होती हैं, पूरी जो बाल होती है वो इस रोग से क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। शुरुआत में लक्षण ऐसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, लेकिन बाद में जब इनका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो इस प्रकार से पूरे बाल को ये प्रभावित जो है वो कर देते हैं। इसके अलावा इसके डिजीज साइकिल की बात की जाए, रोग चक्र की बात की जाए तो गेहूं का करनाल बंट रोग प्रायः जो है मृधोड़ एवं बीजोड़ होता है। मृदा में उत्तरजीव बंट बीजाणुओं के द्वारा प्रारंभ होता है। ठीक है, तो गेहूं का जो करनाल बंट डिजीज होता है वो कैसा डिजीज होता है? सीड बॉर्न डिजीज होता है। ठीक है, सीड बॉर्न। ठीक है, तो मतलब कि ये बीज जनित रोग होता है एवं मृदा जनित रोग होता है। ठीक है, सॉइल बॉर्न डिजीज होता है या फिर जो है वो ये सीड बॉर्न डिजीज होता है, मतलब कि मृदा के द्वारा होता है और बीज के द्वारा इसका इन्फेक्शन जो है वो होता है और उत्तरजीवी बंट बीजाणुओं के द्वारा प्रारंभ होता है। बाह्य बीजोड़ संदूषण द्वारा भी बंट जीवाणु मृदा में प्रवेश करते हैं और इन बीजाणुओं का अंकुरण अनुकूल मृदा तापमान एवं आर्द्रता पर उपलब्ध होने पर होता है। तो कहने का ये बात है कि जो करनाल बंट डिजीज होता है ये एक प्रकार का सॉइल बॉर्न या फिर सीड बॉर्न डिजीज होता है और ये फेवरेबल कंडीशन को प्राप्त करने पर, जैसे कि मिट्टी में ये पाया जाता है तो मिट्टी का उचित तापमान प्राप्त करने पे ये फसल को प्रभावित कर देता है और इसके जो रिएक्टिव जो स्पोर्स होते हैं, जो एक्टिव स्पोर्स होते हैं वो बीज को प्रभावित करते हैं। ये जो है जैसे ही इसका बीजाणुओं का अंकुरण मृदा तापमान एवं आर्द्रता को उपलब्ध होने पर होता है। अगर सुटेबल तापमान और सुटेबल इनको ह्यूमिडिटी प्राप्त हो जाती है, सुटेबल टेम्परेचर एंड सुटेबल ह्यूमिडिटी इनको स्वास्थ्य से जब प्राप्त होती है तो इन बीजाणुओं का अंकुरण हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है और ये पौधे के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं, बीज के संपर्क में जैसे आते हैं, ये फसल को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। और यह अनुकूल अवस्थाएं इन्हें फरवरी के मध्य में मार्च के मध्य तक प्राप्त होती हैं। मतलब कि फरवरी के समय जो है वो इनको ये अनुकूल दशाएं मध्य के मार्च में, फरवरी और मार्च के बीच में ये कंडीशंस इसको जो है वो प्राप्त होती है, तब ये रोग जो है वो फैलना शुरू करते हैं। और बंट बीजाणुओं के अंकुरण के बाद बने
बीजाणु वायु उड़ करके बालियों से निकलकर परागण होने के पुष्प कलिकाओं में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ये अंकुरण के पश्चात जैसे इनका जर्मिनेशन होता है तो ये हवा में उड़ करके उनके जो इनके फ्लावर्स होते हैं, जो पुष्प होते हैं, पुष्प कलिकाएं होती हैं, उसमें पहुंच जाते हैं और बालियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं ये। ठीक है, और इस समय कवक द्वारा नए पुष्पों में संक्रमण कर दिया जाता है। मतलब जो गेहूं की फसल के नए पुष्प निकलते हुए पुष्प होते हैं उसमें ये इन्फेक्शन क्या होते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा इसके नियंत्रण की बात की जाए, कंट्रोल की बात की जाए, नियंत्रण की बात की जाए तो सीधा सीधा देखो फंडा है, किसी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए कई सारी चीज़ें, कई सारे आपके प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन करने होते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन कंट्रोल। कंट्रोल तो तब हम करते हैं जबकि बीमारी फैल जाती है, पहले से बीमारी ना आए उसके लिए हमको खेत में प्रिवेंशन करके रखना चाहिए। तो प्रिवेंटिव जो मेथड्स हैं उनको अपनाना चाहिए। जैसे कि जो बीज हम बोने के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है वो एक मानक संस्था से खरीदा होना चाहिए। मतलब कि जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं उसी से बीज को परचेज करना चाहिए, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं वहाँ से बीज को ही लेना चाहिए। ठीक है, और जो है बीज हमेशा नए बीजों का प्रयोग करना चाहिए, पुराने बीजों को बोने के लिए नहीं प्रयोग करना चाहिए। साफ सुथरे रोग मुक्त बीजों का ही प्रयोग हमें बुआई के लिए करना चाहिए। ठीक है, और ये देखना चाहिए कि बिल्कुल जिस खेत में हम खेती करने गेहूं की फसल लेने जा रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार के खरपतवार का उसमें नहीं उगे होना चाहिए। अगर खरपतवार हैं तो जुताई के साथ उसको नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, निकाल देना चाहिए। और इसके अलावा क्या है कि हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम प्रत्येक वर्ष उसमें गेहूं ले रहे हैं और इस रोग का प्रकोप अगर फसल में हुआ है तो हम एक वर्ष गेहूं की फसल ना ले करके दूसरी फसल ले लें। मतलब कि क्रॉप रोटेशन को चेंज करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि उसके जो रोग चक्र है, इस रोग का करनाल बंड का जो डिजीज साइकिल है वो टूट जाएगा और हमारी फसल उस बीमारी से बच जाएगी। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंशन इसके बाद लेना चाहिए। और इस रोग की रोकथाम के लिए निम्न उपाय द्वारा की सकती हैं। जैसे कि रोग नियंत्रण की सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है रोग प्रतिरोधी किस्मों को उगाना। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली IRI न्यू दिल्ली में किए गए परीक्षणों में गेहूं की किस्म है जैसे HD 1907, HI 358, HP 743, L 176, L 191, ठीक है 137A, MW 59-4X। ठीक है, तो ये कई सारी प्रजातियां हैं हमारी। HD 2227, HD 2235 रोग मुक्त रही हुई हैं। ठीक है, गेहूं की बंट रोग प्रतिरोधी किस्में UP 310, HD 1981, AW 313। ठीक है, इन किस्मों को हमको बुआई के लिए जो है वो प्रयोग करना चाहिए। तो जो रजिस्टर्ड जो आपकी तमाम किस्में हैं, जो मानक के अनुकूल किस्में हैं, जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, जो IRI नई दिल्ली के द्वारा खोजी गई हैं, उनको बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। जो अनुवांशिक किस्में हैं इनके अंदर जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से जीनों को परिवर्तित करके बीमारी के प्रति जो है वो रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, जिसमें इसमें किसी बीमारी का प्रकोप जो है वो नहीं हो पाता है। तो सबसे अच्छा ये उपाय होता है कि हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों को बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये कई सारी किस्में दी गई हैं, इसको हमको बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। और सदैव केवल रोग मुक्त बीजों को ही बोना चाहिए, बिजोल, निवल, सर्वांगी, कवकनाशी। ठीक है, तमाम प्रकार के जो फंजीसाइड्स हैं जैसे बवस्टीन, बीटावैक्स, बेनलेट अथवा अन्य कवकनाशी जैसे एग्रोसान, जीएन, एरेसान, थीरम इत्यादि से प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि अगर जब हम बीजों को बोने के लिए प्रयोग करते हैं तो कई सारे फंजीसाइड से जो है वो उनको शोधित करके ट्रीटमेंट करके बीजों का हमको बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि बीज में छुपे हुए जो बीजाणु होते हैं वो शीघ्र नष्ट हो जाएं और हमारी फसल इस बीमारी से बच सके। इसके अलावा मृदा में प्लास्टिक पलवार, प्लास्टिक मल्चिंग एवं चना मल्चिंग, ठीक है, पलवार का प्रयोग करके करनाल बंड के निवेश दर को कम करने में सफलता पाई गई है। मतलब जो मल्चिंग होती है जैसे कि पुआल की मल्चिंग की जाती है, प्लास्टिक की मल्चिंग की जाती है,
तो ग्राउंड मल्चिंग करके भी इस रोग से नियंत्रित जो है वो किया जा सकता है किसी इस बीमारी को, ठीक है। इसके बाद फसल की सिंचाई पुष्पन के समय अथवा इससे पहले नहीं करनी चाहिए। तो मतलब कि फ्लावरिंग स्टेज में ये भी देखा गया है कि जो फसल की सिंचाई है वो फ्लावरिंग स्टेज में नहीं करनी चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज में करने से इस बीमारी के और उग्र होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो है इसके जो स्पोर्स होते हैं वो मिट्टी से उड़ करके फ्लावर्स में आ जाते हैं। तो उस समय सिंचाई कम करनी चाहिए, ठीक है, जिससे रोग का डिस्ट्रीमिनेशन जो है वो हवा के द्वारा ना हो सके, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोल के मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए। तो अगर सही समय पे सही बीमारी की पहचान की जाए और उनके प्रिवेंशन के सही मेथड को अपनाया जाए, सही विधियों को अपनाया जाए, तो रोग को शीघ्र नियंत्रित किया जा सकता है फसल में, ठीक है। बीमारी को आने से रोका जा सकता है और किसी फसल को सुरक्षित बचाया जा सकता है, और जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और किसान की लागत को कम किया जा सकता है। तो ये कई सारे मेथड्स हैं जो हमें जानना आवश्यक होता है इस बीमारी के प्रति, ठीक है। तो आज के स्टूडेंट्स क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।